हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे और आज बात होने वाली है यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। बिगेस्ट क्वेश्चन इज सर, सिलेबस एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी फॉर यूपी एलटी ग्रेड, दिस इज विनीत पांडे। आई एम एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूजीसी नेट एग्जाम मैंने 11 बार क्वालिफाई किया है, मैं 2 बार जेआरएफ हूँ और अलग अलग स्टेट्स के 17 बार एग्जाम टॉपर हूँ। इसके अलावा ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि इंग्लिश में भी होता है, 2 बार गेट क्वालिफाइड हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन मुझे एलटी ग्रेड के लिए देख रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड, सो दिस इज अ डेडिकेटेड सेशन। मेरे पास बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हम आपसे लगातार पढ़ रहे हैं, हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं और एलटी ग्रेड में हमें आपका ही लेवल चाहिए। तो मैं खुद, चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी यूपी से ही है, तो मेरी कोशिश है कि बच्चों की डायरेक्ट हेल्प हो जाए। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द सिलेबस। तो जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। अपनी छोटी सी जिंदगी में अभी तक मैंने सिर्फ इतना अचीव किया है। आप सबकी ब्लेसिंग्स और अपनी मेहनत से और आगे धीरे धीरे बढ़ता रहूंगा। सो दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक पे। इसके अलावा यूपी एलटी ग्रेड के लिए हमने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे स्पेशल क्लास लॉन्च कर दी है। आपको दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच के हाई लेवल लेक्चर्स मिलेंगे आपके टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नजरिया क्या है पेपर चेक करने वाले का, पेपर बनाने वाले का, यानी एक्सक्लूसिव चीजें। और आपके लिए सबसे बड़ी चीज फेवर में क्या है, आपको यूपी एलटी ग्रेड का स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कंपटीशन में आपके लेवल पे कोई नहीं होगा। तो स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप आराम से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करते ही आप हमारे ऐप पे जाएंगे। ये ऐप आपको गूगल प्ले पे या ऐप पे आईफोन के लिए हर जगह अवेलेबल है। यूपी एलटी ग्रेड का बाकायदा आपको बहुत कम फीस में कोर्स मिलेगा। हमने फीस बहुत कम रखी है ताकि यूपी एलटी ग्रेड के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो जितने भी बच्चे हैं, आप सब ध्यान से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी स्टूडेंट का लिटरेरी नॉलेज अगर जज करना है या उसका लैंग्वेज नॉलेज जज करना है, उसे अनसीन पैसेज दे दो। अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, या तो प्रोज या पोइट्री। तो इन्होंने बकायदा क्या किया है, सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज में अनसीन पैसेजेस मेंशन किए हैं और ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रोज या पोइट्री आ सकता है फॉर आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, लिटरेरी अप्रिशिएशन कैसा है। एक बहुत ही समझदार तरीका होता है नॉलेज जज करने का। अगर आपने बहुत सारी पोइट्रीज पढ़ी हैं, ढंग से पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा कि पोइट्री एनालिसिस में राइमिंग्स कैसे पढ़ी जाती है, कैसे पता चलता है कि मीटर कौन सा है और कैसे पता चलता है कि डिवाइसेस कौन सी हैं। डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। और अगर प्रोज है तो प्रोज में आपको समझ में आएगा कि मेन टेक्स्ट क्या है, हेडर क्या है, सब टेक्स्ट क्या है, कंक्लूडिंग लाइंस क्या है। एक बाकायदा स्ट्रेटजी होती है इन अनसीन पैसेजेस, अनसीन पैराग्राफ्स को पढ़ने की। जो बच्चे क्लासेस में नहीं हैं, आपको एक सिंपल सा तरीका है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए। जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी और अपनी वोकैबुलरी पे साथ साथ काम कीजिए। क्योंकि पहले ही देखो, पहले ही सेक्शन में, पहले ही स्टेज में इन्होंने इसको थोड़ा टफ बना दिया है। अब देखते हैं सेक्शन बी, ग्रामर एंड यूसेज। तो ग्रामर जो है, देखो सीधी सी बात है, आप लोग ग्रेजुएशन है, बीएड है, तब जाके आप एलटी ग्रेड में आएंगे। तो मान के चलते हैं कि 10th 12th तक आपने इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ी है। आप जब टीचर बनेंगे आपको ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी। तो मेन चीज है कि आपको क्या पंक्चुएशन आता है, पार्ट ऑफ स्पीच आता है। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एक्चुअली 10th क्लास लेवल है, तो ये आपको बेसिकली आना ही चाहिए। हमारी तरफ से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इसमें कुछ चीज़ों के लेक्चर्स के साथ, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो और आपको पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता हो कि पंक्चुएशन कैसे पढ़ा देखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें नॉर्मली मैं लिटरेचर के अलावा ये सब नहीं पढ़ाता हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं करवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, वोकैबुलरी के लिए हमें क्या क्या करना है, टेंस, फिर नरेशन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, कॉनकॉर्ड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है क्या है, यानी इन्होंने ओवरऑल 10th की ढंग से ग्रामर डाल दी है। फ्रेजल वर्ब्स क्या है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, इन्हें एफोरिस्टिक स्टाइल बोला जाता है। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि इडियोमेटिक स्टाइल जो है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये फ्रांसिस बेकन का स्टाइल है, इसे एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। तो मेरी तरफ से आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स इन चीज़ों के भी मिलेंगे। हालांकि मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि नॉर्मली हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं,
बट चूंकि मेरे पास मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं यूपी के, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें आपका अप्रोच चाहिए, आपका मेथड जो है पढ़ाने का अच्छा है, तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू कंटेंट ऑन दीज थिंग्स विद स्पेशल क्लासेस। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, ये सब तो इंक्लूडेड हो गया। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं है। वोकैबुलरी और ग्रामर, अगर वोकैब अच्छी है और ग्रामर अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला आई एम डेड, और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको पता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो खुद बोल रहा है आई एम डेड, तो मरा नहीं है। इसका मतलब प्रोलेप्सिस है, यानी आपको हाई लेवल नॉलेज, हाई लेवल जो कंटेंट है वो मिल जाएगा यहाँ। फिर एक आता है फंक्शनल राइटिंग, क्योंकि आप लेटर्स कैसे लिखेंगे, डायलॉग राइटिंग कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो इसकी भी बाकायदा आपको डेडिकेटेड एक क्लास दी जाएगी। उसके बाद चलते हैं मेरे वाले फील्ड में, जो जहां पे मेरी महारत है, लिटरेचर इन इंग्लिश, और आपका मेन कंपटीशन यही होगा। देखो सीधी सी बात है, एलटी ग्रेड में बहुत से वो लोग भी अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, कोचिंग्स में, कॉलेज में, जिनका टेंस है टिप्स पे, जिन्हें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव सब कुछ आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, स्पेलिंग्स आती हैं, लेकिन ये सब एक जगह जाके फंस जाते हैं, और वो है लिटरेचर का फील्ड। और यहाँ पे वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे एग्जाम में, या वो बच्चे जो एक्चुअली सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे बाजी मार सकते हो। तो देखो इन्होंने लिटरेचर में क्या किया है, इन्होंने लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स को बोला है, साथ साथ मेंशन किया क्या क्या, जैसे एलिगरी क्या है, तो एलिगरी क्या होती है, ड्रीम एलिगरी क्या है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एलिगोरिकल बुक्स कौन कौन सी हैं, दांते की कौन सी बुक को बेस्ट एलिगरी बोला जाता है, एडमंड स्पेंसर की किस बुक को बेस्ट एलिगरी बोला जाता है, या बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस को क्यों प्रोज एलिगरी बोला जाता है, ये सारी डिटेल हम करेंगे। फिर बैलेड फॉर्म क्या है, क्रिस्टाबेल कैसे बैलेड फॉर्म बनता है, ओड जो है, ओड एपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस है, ओड एक्चुअली क्या होता है, कीट्स का ओड और विलियम कॉलिंस के ओड में क्या डिफरेंस है, सोनेट, यार्ड का सोनेट, सरे का सोनेट, शेक्सपियर का सोनेट, मिल्टन का सोनेट, क्लासिकल सोनेट, कर्टल सोनेट, पुश्किन सोनेट, मल्टीपल तरीके की चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपके कंपटीशन में कोई ना हो। फिर उन्होंने ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम एंड मीटर दिया है। फ्रेंकली देखो ध्यान से, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग पढ़ के आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके कंपटीशन में बाकी लोगों को ये सब नहीं आता होगा, लेकिन कितना आता होगा वो मैटर करेगा। तो मैं आपको इसमें हाई लेवल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका जो आंसर हो, आपका जो नैरेशन हो, वो बहुत एडवांस लेवल हो। अब देखिए, हाँ एक चीज और बोल दूं, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं सिलेबस को बहुत अच्छे से चेक कर रहा था, लगभग 1 घंटा मैंने सिलेबस पे लगाया है। बहुत बड़ा सिलेबस है, ये कंपटीशन को बढ़ाने का तरीका है, बहुत ढंग से बढ़ाया इन्होंने। क्योंकि आप ये देख लो, पहले तो आप इस पे ही आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा, अच्छा खासा। उसके बाद ड्रामेटिक फॉर्म्स, आपको ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्ले। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ट्रेजेडी क्या है? तो क्या इन्होंने यही पूछा है ट्रेजेडी क्या है? दैट सर जिसमें लोग मर जाते हैं लास्ट में, उसे ट्रेजेडी कहते हैं, हीरो मर जाता है उसे ट्रेजेडी कहते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी आएगी। व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी, व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज आ सकती हैं। ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी क्या होती है, यानी कि आपको बाकायदा जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि गोरबोडोक इज नॉट ओनली द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। व्हाट इज वन एक्ट ट्रेजेडी, व्हाट इज 5 एक्ट ट्रेजेडी, कॉमेडी, सिटी कॉमेडी क्या होती है, डार्क कॉमेडी क्या है, ब्लैक कॉमेडी क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में करने हैं। ट्रेजिक कॉमेडी, डू यू नो दैट विलियम शेक्सपियर इज द फर्स्ट मैन टू राइट ट्रेजिक कॉमेडी? और ट्रेजिक कॉमेडी को किसने कहा था कि ये गलत चीज है और ये मिक्स ब्रीड डॉग है, एक ऐसा कुत्ता है जो 2 अलग अलग ब्रीड को मिला के बना है। मॉन्ग्रेल वर्ड यूज हुआ था, फिलिप सिडनी ने कहा था ट्रेजिक कॉमेडी मॉन्ग्रेल होती है। रोमांस, सो यहां पे रोमांस हीरो हीरोइन का वाला नहीं है, रोमांटिक एलिमेंट्स पूछे गए हैं। व्हाट इज रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक एलिमेंट्स, इमेजिनेशन, मेलैंकली, एस्केप। फिर वन एक्ट प्ले, एड्रिन कैनेडी वन एक्ट प्ले कॉन्सेप्ट, यानी कि इनको हाई लेवल तरीके से आपको पढ़ना है। अब प्रोज फॉर्म में देखो क्या क्या दिया उन्होंने। बायोग्राफी, तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोफिक्शन, ये सब आपको देखना है। मेमोयर, बहुत कम लोग मेमोयर्स पढ़ते हैं। ट्रेवल राइटिंग फर्स्ट टाइम लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हो रहा है ढंग से। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ट्रेवल लिटरेचर नहीं है, आपको दे दिया है। पेपर को इन्होंने बकायदा टफ बनाने की कोशिश की है। मेमोयर्स भी डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है किसी और सिलेबस में, डायरेक्टली आपको बड़ा अच्छा स्टैंडर्डाइज सिलेबस दिया है। अब देखिए,
फिक्शनल फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ एसेज, मूवमेंट्स एंड स्कूल। मल्टीपल स्कूल्स पढ़ने हैं यहाँ पे, पोइट्री स्कूल्स, फ्लैशी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, स्टिल्टरी स्कूल ऑफ पोइट्री, लेक पोएट्स, डायमॉग पोएट्स, लेफ्ट विंग पोएट्स, ऑक्सफोर्ड पोएट्स, और मल्टीपल मूवमेंट्स आएंगी आपकी यहाँ पे। बहुत सारी मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, इनफैक्ट मूवमेंट पोइट्री आ जाएगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इन्होंने क्या किया है बाकायदा, देखो एक बात हो, इन्होंने इंस्टीड ऑफ राइटर्स एंड बुक्स, सीधा राइटर बुक तो बाद में देंगे, इन्होंने पहले कहा कि भाई साहब आपका लिटरेरी लेवल है कि नहीं। और ट्रस्ट मी, यूपी एलटी ग्रेड के लेवल के हिसाब से ये पेपर काफी टफ है, सिलेबस इन्होंने काफी अच्छा बना दिया है। देखो, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, दो प्रॉपर एजेस का पर्टिकुलर सिस्टम पूछा है इन्होंने। 1450 से रेनेसां स्टार्ट होता है, तो आपको थोड़ा पहले भी पढ़ना पड़ेगा कि रेनेसां क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, हाई रेनेसां क्या है। रिफॉर्मेशन, जब ये रिफॉर्मेशन कहते हैं 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, पहली बाइबल, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। वाइक्लिफ कौन है, लैंगलैंड कौन है, किसने टिंडेल को जिंदा जला दिया था एक न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल बनाने के लिए। यानी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इन्होंने बोला है 12th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी सब पढ़ो। नियो क्लासिसिज्म, रेस्टोरेशन पोइट्री और क्लासिक्स को दोबारा देखना पड़ेगा। मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेटाफिजिकल पोइट्स पहले आना चाहिए था, इन्होंने बाद में दिया है। मेटाफिजिकल पोइट्री अलग से देखनी पड़ेगी, 8 पोइट्स को अलग से देखना पड़ेगा। देन रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, विक्टोरियन रोमांटिसिज्म कहते हैं, मॉडर्निज्म, और मॉडर्निज्म के बाद यूजीसी नेट के सिलेबस में भी इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म डायरेक्टली मेंशन नहीं है। किसी भी सिलेबस में मैंने डायरेक्टली इनको मेंशन नहीं देखा है। अब आप इमेजिन करो कि इन्होंने एलटी ग्रेड बोल रहे हैं कि एलटी ग्रेड है, नॉर्मल ग्रेड, लेक्चर ग्रेड है, लेकिन सिलेबस क्या दिया इन्होंने। तो ये नॉर्मली देखो आसान नहीं है। बुक्स वगैरह में इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म के 10 पेज मिल जाएंगे पढ़ने को, समझ नहीं आएगा। इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे तो हम डाडाइज्म भी पढ़ेंगे, वॉटिसिज्म भी पढ़ेंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ये नो डाउट इन्होंने टफ बनाया। अब लिटरेरी डिवाइसेस का देखो, ऑलरेडी ऊपर दे दिया इन्होंने डिवाइसेस, फिर देखो क्या करें। आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मेरा फैमिली बैकग्राउंड यूपी से है और मैं राजस्थान से मेरी पढ़ाई हुई है। हमें कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया कि पोइट्री में या राइटिंग में आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे ओनोमाटोपोइया है, कहाँ पे मेटाफर है, कहाँ पे सिमिली है। चलो ये लोग कर भी लेते हैं, सिमिली मेटाफर हो भी जाता है, ओनोमाटोपोइया भी हो जाएगा। सेनेडॉकी कहाँ पे है, मेटोनीमी कहाँ पे है, प्रोलेप्सिस कहाँ पे है, किएज्म कहाँ पे है, ज्यूगमा कहाँ है, इन्वेक्टिव कहाँ है, ये नहीं समझ में आता। सो दे हैव एक्चुअली गिवन यू अ गुड पेपर। एक सिलेबस उन्होंने अच्छा बना दिया है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चंस आएंगे लाइंस में। होरेशियो, आई एम डेड, which literary device is employed here? When curfew tolls the knell of the parting day and the plowman plods to his weary way, which literary device is employed here? Transferred epithet. ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड थिंग। नो डाउट आपके लिए टफ है, बट जिसने सिलेबस बनाया है उस बंदे ने जान लगाई है सिलेबस बनाने में, तो ये तो मानना पड़ेगा कि सिलेबस तो बड़ा अच्छा बनाया है। पोइट्री, अब पोइट्री सेक्शन भी में देखो क्या कह रहे हैं, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, यानी पोइट्री के क्या क्या ट्रेंड्स हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री, ऑब्जेक्टिव पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री, इसके बाद नैरेटिव पोइट्री, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री, फिर टाइपोग्राफिकल पोइट्री, इन तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एम्बलम काइंड ऑफ पोइट्री आएगी। उसके बाद मूवमेंट्स, तो पोइट्री मूवमेंट्स जैसे पहले मेंशन था, स्कूल्स एंड ऑल, वो सब कवर हो जाएगा। अब इन्होंने डिटेल्ड स्टडी के लिए बोला और बाकायदा आपके सिलेबस में इट इज मेंशन दैट इट इज डिटेल्ड स्टडी। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, आपको यूपी पीजीटी की क्लासेस, यूपी एलटी ग्रेड की क्लासेस, टीजीटी लेवल की क्लासेस, DSSB टीजीटी पीजीटी क्लासेस सारी ऐप पे अवेलेबल है। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है। अब देखिए, शेक्सपियर को इन्होंने बोला है 2 सॉनेट्स, सो व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून इन मेन्स आइज एंड व्हेन माय लव स्वेयर दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। 2 ऐसे सॉनेट दिए जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता। डू यू नो दैट थिंग कि ये सॉनेट जो है शेक्सपियर का लॉस्ट सॉनेट माना जाता है। ये शेक्सपियर ने पब्लिश भी नहीं करवाया था और ये शेक्सपियर के सॉनेट्स के साथ पब्लिश हुआ भी नहीं था। ये पब्लिश हुआ था विलियम जैगर्ड की एक अलग मैगजीन पैशनेट पिलग्रिम के अंदर। तो सोचो उन्होंने कहां से चुन चुन के आपको इस तरह के रेफरेंसेस दिए हैं। बट ये डोंट वरी, आपको पूरे सॉनेट ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये नेट से भी हाई लेवल है, नेट में भी नहीं आता है ये। अब देखिए, जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, खूबसूरत पोइट्री है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, लाइंस आती हैं पेपर में। नेट में भी लाइंस आई हैं, आपके पेपर में भी लाइंस आने के बहुत चांसेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। असली चीज है ये, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन थैंक्स टू गॉड इन्होंने आपके लिए जानबूझ के मेंशन किया कि बुक 1 लाइन नंबर 1 to 26
क्या आप जानते हैं बुक 1 में सबसे लॉन्गेस्ट सेंटेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 16 लाइन का एक सेंटेंस आता है, तो इन्होंने 26 दिया है ताकि आपके आसान हो जाए, आप 2 ही सेंटेंस पढ़ोगे टेक्निकली। और ये एक अच्छी चीज है कि पैराडाइज लॉस्ट का सिलेबस इन्होंने बढ़ा के नहीं दिया है। देन जॉन डन की पोइट्री कैनोनाइजेशन, इन्होंने कैनोनाइजेशन को डायरेक्ट मेंशन किया है, सो इट इज गुड। मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ साथ हम जॉन डन की कैनोनाइजेशन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बाकायदा 2-3 एक्स्ट्रा पोइट्री भी पढ़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा भी कुछ आए तो हमें आता हो। फिर अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक, और इन्होंने बोला है कैंटो 1, बट फ्रेंकली हम पूरा रेप ऑफ द लॉक जल्दी से देखेंगे ताकि हमें प्रॉपर पता हो, क्योंकि कैंटो 1 कैंटो 2 2 कैंटो जो है विदाउट परमिशन पब्लिश हुए थे अराबेला फर्मर के, और 3 कैंटोज विद परमिशन हुए थे। तो हम ओवरऑल समरी जरूर देखेंगे। हमें स्मार्ट बिहेव करना है यहाँ पे। मैं पैराडाइज लॉस्ट में भी आपको थोड़ा एडवांस कंटेंट जरूर दूंगा ताकि आप एकदम क्लूलेस ना हो जाओ अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर से आ जाए, तो ये ना हो कि आपके पास हाथ मलने और पश्चाताप करने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। देन थॉमस ग्रे एलिजिबिलिटी इन कंट्री चर्चयार्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं मैं इसको विद कोटेशंस। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयज, आप लिखोगे विच म्यूजिक कैन सूद द एयर, और फिर ये बोलेगा ऑल पाथ्स ऑफ ग्लोरी ऑल ब्यूटी लीड अस बट टू द ग्रेव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको यहां नोट करवाऊंगा क्या क्या आता है। वर्ड्सवर्थ 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स, टिंटन एबी, कहां पे गया टिंटन एबी, कौन सा एरिया है, क्या चीज थी वहां। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस पोइट्री में ही टॉक्स अबाउट 2 गॉड्स एंड अ पैगन फिलोसफी, यानी सीक्रेट फिलोसफी क्या है, कौन कौन से गॉड हैं, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, क्या आ सकते हैं, ये भी आपको यहां बकायदा प्रिपेयर करवाया जाएगा। उसके बाद पीबी शैली, ओड टू वेस्टविंड, सेलिब्रेटेड ऑथर है, बहुत फेमस ऑथर है। ओड टू वेस्टविंड एंड टू ए स्काईलार्क आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स फॉर एनी लिटरेचर। कोई भी कोर्स हो, कोई भी लिटरेचर हो, ये सब इंपॉर्टेंट वर्क्स है। इट मींस लाइन बाय लाइन। आपसे ओड टू वेस्टविंड से सिर्फ एक लाइन आ जाएगी, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, a heavy weight of hours had chained and bored once too like thee, tameless, swift and proud। जैसे सारी चीजें मुझे टिप्स पे याद है, आपको भी मैं बताऊंगा कि ये कोटेशन याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्लास में हर चीज नैरेट होगी ताकि आपको सब कुछ हैंड रिटन एंड वेल प्रिपेयर्ड तरीके से मिले। जैसे टू अ स्काईलार्क, तो ओपनिंग लाइन है हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कीट्स, विदाउट जॉन कीट्स कोई सिलेबस हो ही नहीं सकता। ओड टू ग्रीशियन, तो अपने आप एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, या हर्ड मेलोडीज आर स्वीट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्यों उसे वो सिल्वन हिस्टोरियन बोलता है, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। देन ला बेलिडम सेंस मर्सी, कीट्स की बिलीविड को एक लव पोइट्री है, इसको हम डिटेल में देख के आएंगे। फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, माय फेवरेट पोइट्री। Ulysses, my all-time favorite poetry. I am the part of everything I have met. It's not too late to seek a newer world. Ulysses तो मेरी all-time favorite है, इसने मुझे motivate किया life के अंदर। So we will go for line-by-line narration of these poetries, plus important quotations. Robert Browning का My Last Duchess, line-by-line detailed narration. That's my last Duchess painted on the wall, looks as if she were alive. Do you know, इस poetry में 5 words tragedy है। 5 वर्ड में ट्रेजेडी, कहते हैं कि 5 ऐसे शब्द हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स। एंड ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, एंड ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, 5 वर्ड से ट्रेजेडी। डिटेल में करेंगे, प्रॉस्पिक के डिटेल में करेंगे, आई वॉज एवर फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, मोटिवेशनल पोइट्री, इसे डिटेल में करेंगे। आर्नोल्ड, डोवर बीच 1867, आह लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर, he talks about the ignorant armies clash by night reference। सोफोक्लीज का क्या रेफरेंस है, ग्रीक एजेंसी का क्या रेफरेंस है। फिर मेमोरियल वर्सेस, डू यू नो आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ की बात की है, तो वर्ड्सवर्थ को कैसे रेफरेंस में देता है, यानी आपको खुद ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद एक एक पोइट्री को समराइज करने की जरूरत नहीं है, पोइट्री अपने आप करी भी नहीं जा पाएगी, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। W.B. Yeats, द सेकंड कमिंग, ऑब्वियसली बहुत फेमस है, बहुत फेमस वर्क है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, दोनों के कोटेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंडिंग वाइंड वाइंडिंग इन अ टर्निंग जायर, द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉकनर, ये सारे लाइन, सारे कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और W.B. Yeats तो नेक्स्ट लेवल राइटर है। T.S. Eliot, द वेस्टलैंड, बिग वर्क, रियल बिग वर्क।
Normally, students cannot read T.S. Eliot all alone. They need the help of teachers. Then W.H. Auden, Memory of W.B. Yeats. The day of his death was a dark, cold day. इसको ढंग से पढ़ेंगे. Ted Hughes, Animal Imagery. What is animal imagery? What is topographical poetries? And then this poetry in detail. Philip Larkin की famous poetry Wants. इसके साथ हम Whitsun Wedding देखेंगे, Ambulance Verse देखेंगे. Then Walt Whitman, Oh Captain, My Captain. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम Song of Myself जरूर देखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करना जरूरी है. Emily Dickinson, Success is counted sweetest by those who never succeed. Proper line by line narration. Robert Frost, Birches, I will climb the birch tree and touch the heaven and then I'll come back because earth is the right place to love. Stopping by words on a snowy evening. ये तो हर बच्चा पढ़ के आएगा. ये तो आपको भी आता होगा. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Then, the best thing about this is that they have added Indian poets. ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सिलेबस में जान है, ढंग का सिलेबस डाला हुआ है. मुझे लगा था इस वीडियो को जब मैं बनाने से पहले सिलेबस एनालाइज कर रहा था बहुत अच्छे से, और हमने इस पे जो ऐप पे क्लासेस डाली हैं और सब कुछ करा है, टेस्ट सीरीज भी आपकी आ गई है, तो मुझे लग रहा था कि सिलेबस आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. लेकिन सिर्फ यहीं तक के सिलेबस में बता रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली टफ, हाई लेवल सिलेबस है. अब सोचो ये सारी पोइट्री स्टूडेंट्स अपने आप कैसे करेगा. मार्केट में सारी कोई ऐसी बुक्स भी नहीं आने वाली हैं कि एक एक पोइट्री का डिटेल्ड नरेशन हो. इन्होंने इंडियन राइटर दिया है. रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी, नोबेल अवार्ड 1913. गीतांजलि से पोयम 11, पोयम 12 दिए, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. गीतांजलि 6 पार्ट्स में है, 6 पार्ट्स में इन्होंने पोयम नंबर 11, पोयम नंबर 12 दिया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हमें लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा. नसीम इज़किल, अगर आपने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नहीं पढ़ा तो आपने इंडियन पोइट्री कभी नहीं पढ़ी. फिलॉसफी, दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा. इज़किल फिलॉसफी के अंदर देखता है कि ज्यूविश फिलॉसफी, इंडियन वैदिक फिलॉसफी क्या है. ग्रेट वर्क्स दिए हैं. जिसने भी आपका पेपर बनाया है या तो DU JNU बैकग्राउंड से है या उसको पता है कि नेट का लेवल क्या है, उन्होंने जानबूझ के आपके लेवल पे ढंग से वर्क्स डाले. कमला दास, एन इंट्रोडक्शन. इट इज नॉट एन इंट्रोडक्शन ऑफ कमला दास, ये वर्क है कमला दास का, एन इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसे भी डिटेल में करना है. AK रामानुजन, ऑब्यूचरी पोइट्री. क्या आप जानते हैं इसने एक पोइट्री लिखी रामानुजन ने कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और टेबल पे क्या है, पुराने पेपर्स हैं, मिट्टी है, कुछ बच्चे हैं घर में, कुछ बिस्तर है, सब लोग चले गए हैं, मेरे फादर चले गए. एक मॉडर्न डे एलिजी है, मॉडर्न डे एलिजी इन इंडियन लिटरेचर, ये बहुत अच्छा वर्क है. फिर इन्होंने डेरेक वॉलकॉट का पोस्ट कॉलोनियल वर्क दे दिया. अब सोचो पोइट्री में अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, पूरे यूपी में किसी सिलेबस में नहीं होगा ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एंड डायरेक्ट वॉलकॉट. तो इन्होंने आपके हाई लेवल क्वेश्चंस बनाए हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहां से आएगा पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस ऑफ अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. मैं यहीं तक कह रहा हूं सिलेबस बहुत बड़ा है, इमेजिन. तो क्या खत्म हो गया? नहीं, इन्होंने भाई साहब, इसलिए मैं बाजू चढ़ा रहा हूं, इन्होंने दिया ढंग का सिलेबस. अब ड्रामा स्टार्ट होता है. ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स. चलो ड्रामा के ट्रेंड्स और मूवमेंट्स हम देख लेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, यूनिवर्सिटी वेट्स, ये हम सारी चीजें देख लेंगे ढंग से. अब इन्होंने टेक्स्ट दिया अलग से कि अच्छा टेक्स्ट तो पढ़ो साथ में. मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीनों क्लासिक्स हैं. और इफ यू आर रीडिंग देम ओनली फॉर स्टोरी पर्पज, सर मेरे को मैकबेथ की स्टोरी आती है, सर मुझे मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी आती है, मुझे ट्वेल्थ नाइट की स्टोरी आती है. They'll ask you a question in 12th night, all the names are Italian except one. सारे कैरेक्टर्स में एक को छोड़ के सब इटालियन कैरेक्टर्स हैं. इकलौता इंग्लिश कैरेक्टर इन 12th नाइट इज टोबी बेल्च. 12th नाइट में मालवेलियो के थ्रू शेक्सपियर ने किसको सटायर किया है? प्यूरिटन्स को सटायर है, यानी इन डेप्थ स्टडी. आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेवल मिलेगा. मेरी क्लास में यूपी के लिए बच्चों के लिए लेक्चर है, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी. तो मैं इसलिए हिंदी भी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे अपने भाई बहन यहाँ अटेम्प्ट करने वाले हैं. मैं जानता हूं कि ग्रामीण परिवेश में बहुत जगह गाइडेंस नहीं मिलती है, हेल्प नहीं मिलती है. तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दिल्ली का बड़ा टीचर पढ़ा रहा है, बात नहीं कर रहा है. आपको लगेगा आपका बड़ा भाई, एल्डर या सीनियर आपसे बात कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है. ढंग से पढ़ेंगे. हमें पता होगा कि मैकबेथ में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स क्या है, बैंक्वेट सीन क्या है, उस बैंक्वेट सीन में भी जो बैंको कैरेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एंडिंग में 3 यूनिटीज फॉलोड है कि नहीं है. सेम इज मर्चेंट ऑफ वेनिस. ज्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है, एंटी सेमिटिज्म क्या होता है, ये हम यहां पढ़ेंगे. बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पूरा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको पता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जब परफॉर्म हो रहा था तो शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी. इस स्टोरी का मेन हीरो नोवेल, उसका रोल शेक्सपियर ने प्ले किया था.
ऐसे जॉन ड्राइडन है, ऑल फॉर लव, शेक्सपियर की स्टोरी को दोबारा लिखा इन्होंने। फिर बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन, सटायर ऑन वॉर, गाल्सवर्दी का जस्टिस, ब्रिलियंट वर्क, हैरोल्ड पिंटर, बर्थडे पार्टी। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे एब्सर्ड थिएटर पहले क्या होता है, यहाँ देखेंगे जस्टिस वर्क में कि प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, सेम यहाँ आएगा प्रॉब्लम प्ले। फिर यूजीन ओनील, एक्सप्रेशनिज्म, बेस्ट एग्जाम्पल, आर्थर मिलर, एक्सप्रेशनिज्म, ऑल माई सन्स, बेस्ट एग्जाम्पल, गिरीश कर्नाड, हयवदना, इंडियन माइथोलॉजी, कथा सरित सागर का रेफरेंस, थॉमस मन के ट्रांसपोज्ड हेड्स का रेफरेंस इस एक वर्क में आएगा। चुन चुन के वर्क्स दिए हैं, ट्रस्ट में। प्रोज एंड फिक्शन, अब देखो अलग से इन्होंने क्या दिया है, ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स, एसेज एंड नॉन फिक्शन। साफ साफ कह रहे हैं कि पहले तो ट्रेंड्स देखो, प्रोज में क्या क्या है, ट्रेंड्स देखो, मोमेंट्स देखो। प्रोज में अलग अलग मोमेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं। पहला प्रोज बाइबल को माना जाता है, सेंट ऑगस्टाइन के कन्फेशन को पहला प्रोज माना जाता है। फिर इन्होंने बोला है साफ साफ कि एसे और नॉन फिक्शन। बेकन, फ्रांसिस बेकन की पर्सनल लाइफ से लेकर के सब कुछ ढंग से पढ़ा हुआ। आपको पता है मरा कैसे था फ्रांसिस बेकन? इसको ये चेक करना था कि जो रेडियम होता है, रेडियम पारा, ये किस टेम्परेचर पे जम जाता है। तो बहुत स्नोफॉल हो रहा था, 3 दिन से बड़ा स्नोफॉल हो रहा था, तो ये रेडियम बर्तन में रख के बाहर बैठ गया, थर्मामीटर लगा लिया, बैठ गया, देखता रहा कि अब जमेगा, अब जमेगा, अब जमेगा। बर्फ पड़ती जा रही थी, ये कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था, पारा नहीं जमा, ये जम गया। 3 दिन के बाद निमोनिया से मर गया। तो ये बड़ा खतरनाक राइटर है, इसको ढंग से पढ़ेंगे। और ये भी माना जाता है कि ये अपने समय का फर्स्ट होमोसेक्सुअल ऑथर है, सीक्रेट लेटर्स आ गए इसके। जोसेफ एडिसन, सर रोजर एट होम, विल वेम्बल, क्या बात है, ये नेट यूपीएससी से भी अलग सिलेबस है। ये किसी सिलेबस में मैंने आज तक नहीं देखा। आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये ईमानदारी से बोल रहा हूं। झूठ बोल सकता हूं कैमरा पे, क्या रहे ये भी मुझे आता है, नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। बहुत सही सिलेबस दिया इन्होंने आपको, दया भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि चलो इंडियन स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी का समय है। और दया इसलिए आ रही कि अरे यार साधारण बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, कॉलेज में टीचर ठीक से आते नहीं है, क्लास लेते नहीं है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल पढ़ाने नहीं देता है, बोलता है सिलेबस खत्म करो जल्दी जल्दी। सो दिस इज हाई लेवल सिलेबस भाई, नो डाउट। रिचर्ड स्टील स्पेक्टेटर क्लब इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लैम्ब, ड्रीम चिल्ड्रन, एक्चुअली इसकी शादी नहीं हो पाई तो ये सपना देखता है कि इसके बच्चे कैसे होते हैं, तो बहुत अच्छा वर्क है। ईवी ल्यूकस का टाइट कॉर्नर्स, ये भी किसी सिलेबस में नहीं है, हाई लेवल है, ये भी मुझे पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। एजी गार्डनर, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क है। बर्ट्रैंड रसल, द रोड टू हैप्पीनेस इज अगेन अ फिलोसॉफिकल वर्क, बहुत अच्छा वर्क है। ये हाई लेवल वर्क्स दिए हैं, नॉर्मली कहीं कोई नहीं पढ़ता, ये आपके लिए हाई लेवल होंगे। रिचर्ड राइट, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। और एक चीज और है, एलटी ग्रेड के लिए हो सकता है बहुत सारे बच्चे वीडियो बनाए, बहुत सारे पढ़ाने के लिए वीडियो बनाए। अगर कोई आके कहता है ना मैंने ये सब पढ़ रखा है जो मैं मना कर रहा हूं, क्लियर झूठ बोलेगा, क्योंकि कहीं किसी सिलेबस में नहीं है। और इतना बड़ा कोई एक्सेप्शनल एक्सपर्ट नहीं होता कि वो बर्ट्रैंड रसल को ढूंढ के रोड ऑफ द हैप्पीनेस पढ़े, अनटिल अनलेस ये उसके सिलेबस में ना हो। तो ये सब आपके लिए टफेस्ट वर्क है। और याद रखना, जब एग्जाम टफ होता है ना तो मेहनत करने वाले के पास होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा, जिसके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, वो वैसे ही फेल हो जाएगा, वो टफ एग्जाम के नाम पे ही फेल हो जाएगा। सी रिचर्ड राइट, अफ्रो अमेरिकन राइटर, द 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, क्लासिक है, नेट में 2 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सब पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी हमें बहुत डिटेल में देखना होगा, क्योंकि करंट ट्रेडिशन में महाराष्ट्र सेट, एचपीएससी दोनों में गांधी और नेहरू से सवाल आए हैं, यानी हम करंट ट्रेंड्स को देखते हुए पेपर करेंगे। फिर शॉर्ट समरीज, फिक्शन। अब शॉर्ट समरीज और फिक्शन दिया है, देखो समरसेट मॉम, द लंचन, ठीक है, फेमस वर्क है, आता है, आना चाहिए। अनिता देसाई, अ फेयरवेल पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीयू के सिलेबस में भी है। कैथरीन मैन्सफील्ड, द फ्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओ हेनरी, द लास्ट लीफ, ये भी इंपॉर्टेंट। ये सारे नोन वर्क्स हैं, ये भी आपको ढंग से देखने पड़ेंगे। पता नहीं कितने वर्क्स अब तक मैंने बोल दिए हैं और अभी खत्म भी नहीं हो रहे। अब देखो नॉवल, भाई साहब दया भी आ रही है आप पे। नॉवल मतलब ये जस्ट वन नेम, इन्होंने तो इतना सा नाम दिया, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग, लेकिन क्या सिर्फ हेनरी फील्डिंग? कौन है हेनरी फील्डिंग? तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये 4 फेमस नॉवेलिस्ट में से एक है। और अगर आपने जोसेफ एंड्रयूज पढ़ा और आपको पामेला नहीं पता रिचर्डसन का, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जोसेफ एंड्रयूज को बोलते हैं ब्रदर नॉवेल ऑफ पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। अब देखो जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, क्या नॉवेल है, क्या कहानी है, क्या थीम है,
थीम ऑफ लव, थीम ऑफ प्राइड, थीम ऑफ जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है। डिकिंस, लेडी हैविशम का कैरेक्टर, पिप का कैरेक्टर, क्यों इसे कार्लाइल ने कहा पिप नॉनसेंस, ये भी हमें देखना है। थॉमस हार्डी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द गेम ऑफ फेट एंड चांस, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, माइकल हैंचर्ड की कहानी, इसमें स्किमिटी राइड नाम की एक पनिशमेंट होती है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें होंगी। जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फॉर्म, दो पिग्स की कहानी होती है। स्नोबॉल एंड नेपोलियन, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डेलोवे, इंटीरियर मोनोलॉग क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, देन फ्लैशबैक क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पढ़ेंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, पोस्ट मॉडर्न नॉवल है, छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखा है, क्लासिक है। विलियम गोल्डिंग नोबेल अवार्ड विनर राइटर है। हॉथरॉन, स्कारलेट लेटर, हेस्टर पेरीन, आर्थर डिम्सडेल, रोजर चिलिंगवर्थ। डिम्सडेल अपने सीने पे लेटर ए बनाता है, चीर के, खुद को चीर के लेटर ए बनाता है। वी विल स्टडी दिस स्टोरी इन डिटेल। अर्नेस्ट हेमिंगवे, ओल्ड मैन एंड द सी, सेंटियागो का स्टोरी, मर्लिन की स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जॉन स्टेनबैक, द ग्रेप्स ऑफ रैथ, 1930s के ग्रेट डिप्रेशन नॉवेल का पार्ट है। आपने सुना है कभी 1930s ग्रेट डिप्रेशन? ये जानबूझ के आपका पेपर टफ बनाने के लिए है, लेकिन डोंट वरी, आई विल टीच यू 1930s ग्रेट डिप्रेशन। मैंने एक पब्लिक वीडियो डाला था अभी नए सिलेबस पे, डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने ग्रेट डिप्रेशन नॉवल की वहां पे बात की है। अब देखिए, राजा राव कांतापुरा, लेकिन कांतापुरा पढ़ते समय अगर आपने गांधीयन पुराण नहीं पढ़ा या आपको स्थल पुराण का आइडिया नहीं है तो फिर आपको आइडिया नहीं है कांतापुरा क्या है, इसको डिटेल में करना है। आर के नारायण, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्लासिक स्टोरी है, तो ये भी डिटेल में करना है। कमला मार्कंडेय, टू वर्जिन्स, चिनुआ एचबी, थिंग्स फॉल अपार्ट, दोनों डिटेल में करना है, जिसमें कमला मार्कंडेय, टू वर्जिन्स किसी भी सिलेबस में नहीं है, यानी कि ये आपका यूनिक सिलेबस है। ये मुझे लग रहा है DSSB सिलेबस से भी ज़्यादा टफ है और यूपी PGD से भी काफ़ी टफ लग रहा है, तो ये आपके लिए हाई लेवल सिलेबस है। थैंक गॉड खत्म हो गया, तो भाई आपके लिए क्या ही बोलूँ मैं, हाई लेवल सिलेबस है। चलो अब एक खास बात आपसे, इस पे आ जाते हैं सारी चीज़ों के ऊपर ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जब कोई एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो लोगों को क्या लगता है, अरे यार एग्जाम टफ है। बहुत सारे बच्चों को भी मेरा वीडियो देख के लगे, अरे यार सर भी कह रहे हैं टफ है। टफ है तो दो सी चीज है, मुझसे नहीं होगा या मैं कर लूंगा। हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास तैयारी का समय है और आपके पास मैं हूं, कर लेंगे। अगर मैं आपकी जगह हूं तो जितना टफेस्ट सिलेबस है मुझे उतना ही आसान हो गया पास होना, क्योंकि मेरा कंपटीशन आधे से ज्यादा क्लीन हो जाएगा। 90% पीपल विल गिव अप। बहुत से लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, कोचिंग नहीं है, बुक्स नहीं है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट गाइड में है नहीं। और जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं है, उनके पास मेरा जितना एक्सपीरियंस 11 नेट का नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कोशिश क्या होगी, जो मेरे साथ बच्चा पढ़ रहा है उसको मैं वो कंटेंट दूं जो उसका सपने पूरे करे, वो गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो अगर तुम सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हो गई है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको स्कैन करना है। स्कैन करो, LT ग्रेड की क्लासेस को ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल स्टैंडर्ड्स दो। इसके अलावा जब आपके एग्जाम्स अनाउंस हो जाएंगे प्रॉपरली, आपको स्पेशल लाइव क्लास मिलेगी। स्पेशल लाइव क्लास के अंदर आपके सारे टॉपिक्स लाइव रैपिड फायर 1-to-1 डिस्कशन के साथ डील किए जाएंगे। आपने मेरी लाइव क्लासेस देखी हैं, मैं कैसे क्वेश्चंस करता हूं डायरेक्ट स्टूडेंट से, वो सारे सेशन किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले बेस बनाने के लिए स्कैन दिस एंड ज्वाइन दिस कोर्स सो दैट ये सारे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर्ड हों। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB और PGT एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम, देन ऑल्सो हमारे ऐप पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। पढ़ते समय एक बात ध्यान रखना कि आपके कोच या आपके टीचर का क्या एक्सपीरियंस है। तो मेरे साथ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, हाई लेवल एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों का मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेस पे सारे टॉपिक्स आपको दोबारा इंट्रोड्यूस कर दूंगा लाइव क्लासेस में, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपसे बेटर कोई ना हो। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में लिखिएगा, कोई भी चीज़ होगी मैं आपसे बात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।